नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिस पे आप देखते आ रहे हैं साइंस की वीडियोज। तो चलिए उसके आगे हम देखते हैं कि हमारा तीसरा चैप्टर जो चल रहा था परमाणु एवं अणु, उसी में हम आगे आपको अध्ययन कराते हैं। देखिए हमने आपको बैलेंसी यानी कि संयोजकता तक का अध्ययन करा दिया था। आज हम देखेंगे कि आयन किसे कहते हैं। ठीक है, आयन का मतलब क्या होता है। देखिए किताब में तो लिखा है कि किसी तत्व के परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या त्याग करना, साझा करना, कितने त्याग करता है कितने ग्रहण करता है, उसी को हम आयन कहते हैं। हम किताब की भाषा आपको नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, हम अपनी पढ़ाते हैं ताकि आपको पेपर में लिखने में, समझने में और याद करने में आसानी रहे। आप सीधे लिखेंगे कि किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या त्याग करना आयन कहलाता है। भाई आयन का मतलब क्या है, या तो किसी के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अब या तो किसी के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। तो अगर कोई तत्व, अब पदार्थ भी हो सकता है क्योंकि पदार्थ तत्वों से मिलकर पदार्थ बनता है, या पदार्थ का ही भाग तत्व कहलाता है। तो अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या उसका त्याग करे या उनको ग्रहण करे, या फिर कोई तत्व या तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करे या तो उनका ग्रहण या उनको ग्रहण करे, तो इस क्रिया को हम आयन कहते हैं। समझ में आया कि किसी तत्व के द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को हम आयन से प्रदर्शित करते हैं या आयन कहते हैं। अब इन आयनों को हमने दो भागों में बांट दिया प्यारे बच्चों। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। देखिए हम साथ में भी लिख सकते थे लेकिन उससे टाइम ज़्यादा लग जाता था। ठीक है, तो आयन की परिभाषा क्या होगी? किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या त्याग करना आयन कहलाता है। आयन को हमने बांट दिया दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। पहला भाग है धनायन। क्या है? धनायन, जिसे हम पॉजिटिव चार्ज से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा भाग है ऋणायन, जिसे हम निगेटिव चार्ज से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा धनायन होता है जिसे हम पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करते हैं और ऋणायन को निगेटिव, इसे हम बोलते हैं एनोड और इसे बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? जो धनायन होता है उसे एनोड बोलते हैं और जो ऋणायन होता है उसे कैथोड बोलते हैं। लेकिन अगर आप किताब में देखेंगे या बाई चांस आप हमें गलत ठहराने के लिए गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल क्या बोलता है, ये इसमें डाउट था थोड़ा तो हमने कंफर्म किया है। डाउट गूगल बोलता है कि जब बैटरी को चार्ज किया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव वाले होते हैं वो एनोड की तरफ भागते हैं। एनोड की तरफ भागते हैं क्योंकि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो प्लस की तरफ भागेगा, तो वो एनोड की तरफ भागते हैं। अब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव की तरफ भागेगा, तो वो कैथोड की तरफ भागते हैं। तो इस प्रकार गूगल हमें परिभाषा बता देता है कि हम धनायन को कैथोड बोलते हैं और ऋणायन को एनोड बोलते हैं। लेकिन हमने आपका कन्फ्यूजन दूर किया है कि धनायन को एनोड बोलते हैं और ऋणायन को कैथोड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बैटरी को चार्ज करते समय या सेल को चार्ज करते समय ये जो धनायन वाले होते हैं वे तो उधर भागते हैं कैथोड की तरफ, ऋणायन की तरफ, और जो ऋणायन वाले होते हैं वो एनोड की तरफ भागते हैं यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागते हैं। अब देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं बैटरी, हमारा जो करंट होता है वो दो प्रकार का होता है। करंट कितने प्रकार का होगा? दो। एक एसी करंट होगा जिसे अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे, एक डीसी करंट होगा जिसे डायरेक्ट करंट बोलते हैं। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो हमें विद्युत धारा द्वारा प्राप्त होता है, बिजली के द्वारा, और जो डीसी करंट होता है वो हमें बैटरी के द्वारा, सेल के द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें प्लस और माइनस का कोई महत्व नहीं होता, आप कुछ भी कहीं से भी कोई भी चार्ज जोड़ सकते हैं। लेकिन जो डीसी करंट होता है, बैटरी का करंट होता है, सेल का करंट होता है, उसमें प्लस और माइनस का महत्व होता है। प्यारे बच्चों क्या महत्व होता है? महत्व ये होता है कि उसमें प्लस और माइनस को देखकर ही आपका विद्युत जो है, जो डायरेक्ट करंट जो है वो प्रवाहित होगा, नहीं तो आपका विस्फोट भी हो सकता है। वो सेल और बैटरी जो है उसमें खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम पॉजिटिव को पॉजिटिव पे जोड़ते हैं, निगेटिव को निगेटिव पे। इसमें हम जो हमारे बिजली विभाग वाले होते हैं, जो हमारी कंपनियां होती हैं वो शिक्षित होती हैं, उनमें रहने वाले थोड़े जो इंजीनियर वगैरह होते हैं वो शिक्षित होते हैं। वो पहले से ये बात बता देते हैं कि जो लाल कलर होता है वो खतरे का निशान होता है। तो जो लाल कलर होता है वो हम प्लस मानते हैं, उसे प्लस वाले कैथोड पर एनोड पर लगा देते हैं। माइनस होता है उसे हम एनोड पर लगा देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ब्लैक वाला माइनस, रेड वाला प्लस। तो ये होता है आपका जनरल नॉलेज जो हमने आपको बताया। तो अभी हम प्रकार देख रहे हैं, तो प्रकार दो ही प्रकार के होंगे। एक धनायन होगा जिसे एनोड बोलेंगे, ऋणायन होगा जिसे कैथोड बोलेंगे। सेल या बैटरी को चार्ज करते समय जो निगेटिव वाले होंगे वो इधर भागेंगे, पॉजिटिव वाले उधर भागेंगे। जिस तरीके से आपको डाउट क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले सोडियम ले लिया। क्या ले लिया? सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है प्यारे बच्चों? 11। परमाणु क्रमांक 11 होने के कारण हमें पता चला कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन हैं। भाई किसी तत्व के पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने और जितने प्रोटॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कमी या बढ़ोतरी के कारण ही उन पर चार्ज आएगा। क्या आएगा? कमी या बढ़ोतरी के कारण ही उन पर चार्ज आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन कम है तब भी चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तब भी चार्ज आएगा। कितने ज़्यादा हैं वो उसका चार्ज कहलाएगा, कितने कम हैं वो उसका चार्ज कहलाएगा। समझ में आ ही रहा होगा। गुड। तो सोडियम पर क्या है? सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम जो अपने इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता है, जब बांटता है तो
देखता है कि अंतिम उपकोष में या अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, और सोडियम एक प्रकार की धातु है जिसकी ये स्पेशलिटी होती है कि वो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो सोडियम जो है वो अपना अंतिम कोष का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो त्याग देता है, इसलिए 1+ बनाने की प्रवृत्ति रखता है। उसके बाद हमारी जो क्लोरीन है, जो एक प्रकार की धातु है, गैस है, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं तो इसके लास्ट कक्षा में देखिए, तीसरी कक्षा लास्ट कक्षा है, इसकी भी तीसरी है, तो तीसरी कक्षा लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि 5 2 7 ही हैं, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसलिए इन्हें एक नेगेटिव चार्ज लगाया। ठीक है, या तो ऐसा करिए कि पी उपकोष में चले जाइए, जैसे एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 1 था तो उसने त्याग दिया। इसमें पी उपकोष में 6 होते हैं, कितने होते हैं 6 में होने कितने चाहिए 6 हैं, कितने 5, तो ये कम है, तो इसलिए अधातुओं की पहचान होती है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी तो ये क्या कहलाएगी, अधातु कहलाएगी। उसके बाद हमारी ऑक्सीजन, ये भी अधातु है क्योंकि ये भी गैस है। दुनिया में जितनी भी गैसें हैं वो सारी की सारी अधातु हैं, आप डाउट क्लियर कर लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि धातुओं की एग्जाम्पल बताओ, तो आपको नहीं बताना है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब कुछ नहीं बताना है। आप सीधे बताओ कि दुनिया की जितनी भी गैसें हैं वो सारी की सारी अधातु, क्योंकि अगर गैसें धातु होती और विद्युत और ऊष्मा का चालन करती तो कुछ समय पहले हमारे जो बिजली के तार थे वो नग्न हुआ करते थे, अभी भी बहुत जगह पर नग्न हैं, तो वो अगर धातु का चालन कर, मतलब धातु का गुण प्रदर्शित करती गैसें, तो हवा में कई प्रकार की गैसें मिक्स होती हैं, तो वो जब बिजली के तार से निकलती टच होकर के तो करंट साथ में ले आती, क्योंकि वो विद्युत का चालन करती और हमारे 320 का झटका मारती और हमारा हो जाता ओम पटम स्वाहा। इसीलिए दुनिया की समस्त गैसें अधातुएं होती हैं, ठीक है, नॉन मेटल। अब ये ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी, ये फिर मेटल है। तो ये क्या है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है जिनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमने किया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, तो इनके अंतिम कक्षा में यानी कि दूसरी कक्षा में 4 तो 6 इलेक्ट्रॉन गए, जबकि होने चाहिए 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए। या अंतिम कक्षा में देख लीजिए, अंतिम उपकोष में पी में 6 होने चाहिए, हैं 4, तो इसने 2 ग्रहण कर लिए, तो या तो 2 निगेटिव लिखो या फिर 2 माइनस कर दो या 2 निगेटिव लिख दो। ठीक है, तो ये बात थी हमारी आयन की। तो आयन क्या होता है, किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या फिर त्याग करना, आयन कहलाता है। इन्हें 2 भागों में बांट दिया गया, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो वो धनायन कहलाएगा, अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो वो ऋणायन कहलाएगा। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ ही गया होगा, तो इतना नोट कर लीजिए। आगे आपको हम परमाणु द्रव्यमान समझा देते हैं। ठीक है, हेडिंग है हमारी, अगली हेडिंग है हमारी आणविक 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 द्रव्यमान, द्रव्यमान मान। ठीक है, अगली हेडिंग क्या है, आणविक द्रव्यमान। मोलिकुलर मास क्या बोलेंगे, मोलिकुलर मास क्या बोलेंगे, मोलिकुलर मास। ठीक है, आणविक द्रव्यमान का क्या मतलब होता है, आणविक द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है कि किसी तत्व में परमाणुओं के कुल द्रव्यमान का योग कहलाता है। देखिए हम अपनी परिभाषा बता रहे हैं आपको, किसी पदार्थ या तत्व में पदार्थ या तत्व के कुल परमाणुओं के द्रव्यमान का योग आणविक शॉर्टकट में लिख रहे हैं, द्रव्यमान कहलाता है। सही रहेगा, याद रहेगा जी सर, क्या कहलाता है। कितनी सिंपल भाषा हमने बताई कि किसी पदार्थ के कुल परमाणुओं के द्रव्यमान का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। कोई भी तत्व हो, कोई भी पदार्थ हो, उसमें जितने भी परमाणु भाग ले रहे हैं या उसमें जितने भी परमाणु हैं, उनके जो जितने भी परमाणु हैं उन कुल परमाणुओं के उनका भी कोई द्रव्यमान भी होगा, तो उस परमाणु के या उस परमाणु का जो द्रव्यमान है, तो जितने भी परमाणु हैं उनके द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। किसी पदार्थ में, किसी यौगिक में, किसी तत्व में जितने भी परमाणु हैं उन परमाणुओं के योग को, यानी कि जोड़ने पर जो फल प्राप्त होता है उस योग को क्या कहेंगे, आणविक द्रव्यमान कहेंगे। इसे परमाणु भार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु भार भी कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं, आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं। आपकी इच्छा है आप कैसे याद रखते हैं और क्या बोलते हैं, एज योर विश। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे H2O, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है जल। क्या है, जल। क्या नाम है, जल। अब इसमें प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, जी सर होता है। कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, तो 2 से गुणा कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन सिर्फ सिंगल परमाणु है, ये परमाणु नहीं है, ये अणु है। जब परमाणु आपस में क्रिया कर लेते हैं तो वो अणु कहलाते हैं। इतनी तो बात पता होनी चाहिए। जी सर पता है।
तो ये परमाणु नहीं है, ये अणु है। तो हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। ये 2 परमाणु है, 2 परमाणु मिल गया तो अणु बन गया। ये अणु है तो 1 होता है परमाणु क्रमांक, तो 1 × 2 और प्लस 16 बराबर कितना बन गया? 18। तो अगर पूछा जाए कि जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। मैंने को शर्म आ रही है, कितना होता है? 18 होता है। जल का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 18 होता है। गुड। सर एक और बताओ, पूछो भाई। सर अमोनिया का बताओ। चलो भाई अमोनिया का बताते हैं। NNHH3 ये क्या है भाई? अमोनिया है। सर बताओ। देखो प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 14 होता है। कितना होता है? 14। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 14 प्लस हाइड्रोजन का कितना होगा? 1। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 3 तो 14 और 3 × 3 14 और 3 17। कितना हो जाएगा? 17। सर क्या बता रहे हो? 14 हो गया, 3 हो गया, 4 3 7। तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 17 होगा। कितना होगा? 17 होगा। सर मजा आ रहा है सर, और बता दो 1-2। चलो भाई और बता देते हैं। अगला हम देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का जो चाक का सूत्र होता है, किसका होता है? चाक का। चौक चौक चौक। ये देखो कैल्शियम आती है 40 नंबर पर। यस सर। फिर कितने नंबर पर आएगा? देखिए कैल्शियम आती है 40 नंबर पर। जी सर। कार्बन आता है 12 नंबर पर। जी सर। उसके बाद में ऑक्सीजन आता है 16 नंबर पर। जी सर। सर ये 16 नंबर क्या है? तो प्यारे बच्चों आप पीरियोडिक टेबल में चले जाओ, गूगल पे सर्च करना पीरियोडिक टेबल, उसमें जो तत्व जिस नंबर पर आता है उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो कार्बन आता है, कैल्शियम आता है 40 नंबर पर, कार्बन आता है 12 नंबर पर, ऑक्सीजन आती है 16 पर। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 3। तो कितना होगा? 40 40 40 प्लस 12 12 प्लस होतियाँ 48। तो 40 और 12 कितना होगा? आप पढ़े लिखे हैं। 40 और 12 52। कितना होगा? 52। 40 12 52 और प्लस 48 प्लस 48 52 और 48 कितना हो गया? 100। तो आप बता सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का यानी कि चाक का अणुभार कितना होता है? सर 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार या आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 100 होगा। कितना होगा? 100। अब आप नोट करिए होमवर्क। क्या नोट करिए? होमवर्क। होमवर्क में नोट करिए क्या दे रहे हो? होमवर्क में नोट करिए N2O SO2। ठीक है। डी नहीं, तुम नहीं निकाल पाओगे, रहने दो। दूसरा नेट करो NH4Cl। ये आपका रहा है प्यारे बच्चों होमवर्क, जिसे आप निकाल कर कमेंट में बताएंगे फटाफट। तो चलिए कैसी लगी वीडियो? आशा है आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।